अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? एक बात तो मैं इसके बारे में बेटा आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो किस में बेटा? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो केमिकल एनर्जी में, तो वो बेटा आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या मुराद है? मतलब रिडॉक्स हटा दो, खाली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या मुराद है? जो खुद ब खुद हो। और नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद जो खुद ब खुद ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूं कि भाई वाटर हाइट से, मतलब छत से एक मिसाल है, ग्राउंड पे खुद ही आता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसके लिए आपको कोई भी मोटर या पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है, पानी मिसाल है, छत पे टैंक लगा हुआ है, नीचे आपको नल में पानी चाहिए, तो आप नल खोलोगे पानी आ जाएगा। उसके लिए आपको पंप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको ग्राउंड से, जैसे ज़मीन से पानी निकालते हैं बोरिंग करके, अब उस पानी को स्टोर करना है, तो छत पे टैंक लगा हुआ है, छत पे उसको स्टोर करना है, तो ज़मीन से छत पे लेके जाना है तो खुद नहीं जाएगा। उसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है, वो पानी को ज़मीन से उठा के छत पे स्टोर करवाता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से हो और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से ना हो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से हो और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से ना हो। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है? ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन खुद से होने की सलाहियत ना रखता हो। खुद सोचो ना, जब तो बेटा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, आप प्लेट लगा के आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है, क्यों? क्योंकि खुद से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की सलाहियत इसमें नहीं होगी। तो उसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है? तो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जब भी तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, जब भी तो आपने बैटरी लगाई हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी दिए बगैर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। आपकी एनर्जी देने पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी को बेटा गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। देखो डेल्टा जी का बेटा फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच क्या है, टी डेल्टा एस क्या है, डेल्टा जी क्या है, इसको देखो।
देखो बेटा, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, जिसको मैं यूं कह सकता हूं कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। वो एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। डेल्टा एच क्या है? टोटल एनर्जी है। अब आपको पता है बेटा कि जितनी एनर्जी होती है वो सारी की सारी वर्क में थोड़ी ना कन्वर्ट होती है। तो डी डेल्टा एस क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू मेंटेन इट्स फ्रीडम। सिस्टम अपने पास भी कुछ एनर्जी रख लेता अपने सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस टोटल एनर्जी का वो पोर्शन है जो सिस्टम अपने पास रख लेता है अपने फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए। डेल्टा एच टोटल एनर्जी है और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, वो एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो भाई सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होती है या सिस्टम को जो टोटल एनर्जी दी जाती है वो सारी की सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट होता है। तो जो पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो रहा है वो डेल्टा जी है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी है। और जो एनर्जी सिस्टम अपने पास रख लेता है अपने फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए वो टी डेल्टा एस है। और टोटल एनर्जी बट आपकी डेल्टा जी है, सॉरी टोटल एनर्जी आपकी डेल्टा एच है। सही है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यूँ समझो, मिसाल के तौर पर मेरे पास लाख रुपए पड़े हैं, मुझसे मैं चाहता हूँ कि यार उसको डोनेट कर दूँ। सही है, मतलब अच्छे कामों में लगा दूँ। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं सारे लाख के लाख रुपए डोनेट कर दूँगा? नहीं ना, कुछ पोर्शन अपने पास बचा के रख लूँगा ना कि भाई मेरा जो महीना है वो भी तो चल सके ना। ऐसा ना हो मुझे ख़ुद किसी से मांगने पड़ते हैं कि यार उधार दे दे, मुझे ख़र्चा चलाना है या मुझे ये चीज़ लेनी है। तो मिसाल है, उस 1 लाख में से मैं 50,000 अपने पास रख लूँगा। 50,000 बोलूँगा कि चलो यार डोनेट कर देता हूँ। 50,000 अपने पास रख लूँगा ना अपने फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए। तो जो मैं अपने पास रख रहा हूँ वो डी डेल्टा एस है, टोटल जो लाख रुपए थे वो डेल्टा एच है, और जो मैं डोनेट कर रहा हूँ अच्छे कामों में खर्च कर रहा हूँ वो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। समझे? तो अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा जी पॉजिटिव होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्या सिस्टम अपने पास से एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है? नहीं ना, हम सिस्टम को एनर्जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, उसका वो कुछ पोर्शन बचा रहा है और कुछ वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो मतलब सिस्टम की एनर्जी में कमी नहीं आ रही, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। हम एनर्जी दे रहे हैं, उसको वो कुछ अपने पास रख रहा है, कुछ वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसलिए डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सही है। तो आपसे पूछ सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है। और क्या क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके जो हैं वो एक ही कंपार्टमेंट में हो जाते हैं। उसी कंपार्टमेंट में लैब में अगर आप करा रहे हो तो उसी बीकर में, या इंडस्ट्री में आप करा रहे हो तो उसी सेल में आपकी एनोड होती है और उसी सेल में आपकी कैथोड होती है, अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं होता। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज को इसमें इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती। सही है। हम एनर्जी दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे एनोड जो है, मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है। एनोड बेसिकली वो प्लेट होती है बेटा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव प्लेट पे होती है। अभी देख लेना कैसे। और कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड उस प्लेट पे होती है, सॉरी रिडक्शन उस प्लेट पे होती है जो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के यूजेस क्या हैं? एक तो आपने 9th में पढ़ा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इससे हम।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही तो सहारा लेते हैं, जिसकी प्लेटिंग करानी होती है उसको एनोड बनाते हैं ताकि उस पर ऑक्सीडेशन, उससे वो मेटल निकले, और कैथोड जिस पे करानी होती है उसको कैथोड बनाते हैं ताकि एनोड से वो मेटल ऑक्सीडाइज होकर निकले और कैथोड पे जाके रिड्यूस हो, चिपकता रहे कैथोड पे जाके, तो प्लेटिंग हो जाएगी। बैटरी लगाते हो, बैटरी से वोल्टेज देते हो तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही हुआ ना वो। और सेकेंड ईयर में ये चीज़ आप पढ़ते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की बेटा एक्सट्रैक्शन आप कराते हो, डाउन सेल से आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हो, एलुमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करा के एल्युमिनियम हासिल करते हो, कॉपर इस प्रोसेस से आप हासिल करते हो, सही है। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन करानी हो या फिर रिफाइनिंग भी करानी हो मेटल की, एल्युमिनियम की रिफाइनिंग कराते हो आप, कॉपर की रिफाइनिंग कराते हो, तो वो भी सब बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही तो कराते हो। बैटरी लगाते हो आप, करंट पास करते हो, तब जाके रिडॉक्स रिएक्शन होता है और मेटल एक्सट्रैक्ट होता है या मेटल रिफाइन होता है, प्योर होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बेटा एप्लीकेशंस है या फिर उसके यूजेस है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर मैं ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं बनाने जा रहा हूं, देखना। एक तो मैंने बीकर बनाया है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें डालते हैं 2 प्लेट्स, और उन प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं बेटा किसके साथ, बैटरी के साथ। सही है, छोटा वाला टर्मिनल आपको पता है नेगेटिव का होता है और बड़ा वाला टर्मिनल आपको पता है पॉजिटिव का होता है, और इसको डिप किया हुआ है बेटा इस प्लेट को हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा वो आपको पता है आइन से मिलके बना होगा, कैट आइंस यानी पॉजिटिव आइंस और एन आइंस यानी नेगेटिव आइंस। ठीक है, अब बेटा जो नेगेटिव आइन है, एन आइन है, वो कौन सी प्लेट पे जाएंगे, जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा तो पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है तो इस बैटरी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है, और ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो इस पे आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही मैं करंट पास करूंगा तो बेटा ये जो नेगेटिव आइन है ये जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे, सही है। और एक चीज़ बेटा आप पढ़ते हो कि जब भी कोई आइन अपनी प्लेट पे जाता है तो वहाँ जाके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो नेगेटिव आइन जब प्लेट पे जाएगा बेटा तो वहाँ जाके क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, तो उसको नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, लूज़ करेगा। जैसे ही नेगेटिव आइन एन आइन इस प्लेट पे जाएगा तो ये वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है, और एनोड की तरफ जाने वाले आइंस को ही हम एनाइंस कहते हैं, तो एनाइंस आपके नेगेटिव आइंस होते हैं। कहानी समझ में आई? जैसे ही मैं करंट पास करूंगा तो ये वाली प्लेट बेटा पॉजिटिव है, इसकी तरफ आएंगे नेगेटिव आइन, नेगेटिव आइन जब प्लेट पे जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, इनके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसको ख़त्म करना है, न्यूट्रल होना है इनको, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो इस प्लेट पे हुई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बेटा एनोड पे होती है, और इस प्लेट पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होती है, और एनोड के पास जाने वाले आइंस एनाइंस, तो एनाइंस आपके नेगेटिव आइंस होते हैं, पढ़ा होगा बचपन में, एनाइन नेगेटिव होता है, कैटाइन पॉजिटिव होते हैं, क्यों होता है अब कहानी समझ में आई। अब
ये जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे लूज़ किए हैं वो बैटरी के थ्रू घूम फिर के आएंगे यहाँ पे। तो अक्सर एक सवाल आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में कैसे होता है, एनोड टू कैथोड इन एन एक्सटर्नल सर्किट। सही है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है और इनसाइड द सेल मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो घूम फिर के कैथोड पे आ गए। कैटाइन आपके कैथोड पे, कैथोड नहीं है अभी तो नेगेटिव प्लेट है, कैटाइन आपके उस प्लेट पे जाएंगे, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे, इसको पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उसको गेन करेगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटा रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा होती है कैथोड पे, और इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो यही बात मैंने लिखवाई बेटा, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। क्यों है, रीज़न समझ में आया। एनोड पे जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे नेगेटिव आइन, और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो वो प्लेट एनोड है। नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव आइन जाएंगे, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, रिडक्शन होती है कैथोड पे, तो कैथोड यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा कैसे होता है, एनोड टू कैथोड इन एन एक्सटर्नल सर्किट। एनोड पे जाते हैं एनाइंस, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन एनाइंस ने लूज़ किए एनोड पे वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड तक पहुँचते हैं। कैथोड पे जाते हैं कैटाइंस, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, कैथोड पे रिडक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, मगर बैटरी लगाने पे। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, गिब्स एनर्जी ग्रेटर देन 0। सिंगल कंपार्टमेंट में हुआ, सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गैल्वानिक सेल में करते हैं, क्यों करते हैं वो समझ में आ जाएगा। एनर्जी दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। सारी बातें मेरे ख्याल में क्लियर है। एक आखिरी चीज़ बेटा देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अगर मुझे क्या करना है, इसको मतलब ये डायग्राम बना के मैंने लंबा चौड़ा काम करके मेहनत करके मैंने बताया, इस चीज़ को अगर मुझे एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो लिखने का बेटा जनरल तरीका ये होता है, सबसे पहले लिखते हैं एनोड, उसके बाद एनोड पे मिल क्या रहा है, सही है, उसके बाद बीच में 2 लाइंस डालते हैं। इन लाइंस में एक तो इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं कि हमने किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, सही है, उसका मीडियम मेंशन करते हैं कि भाई वो मोल्टेन था या एक्वस था, और कंसंट्रेशन क्या थी उसकी, और किस टेम्परेचर पे आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराई, सही है, ये सारी बातें मेंशन करते हैं। और उसके बाद एंड में फिर कैथोड प्रोडक्ट और कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, सही है। ये जो आपने सारा काम किया उसको अगर आपने एक लाइन में एक्सप्रेस करना हो तो ऐसे करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमने मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, और मान लो जैसे डाउन सेल में हम कराते हैं, डाउन सेल में हम मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, एनोड लेते हैं ग्रेफाइट की, कैथोड लेते हैं आयरन की, ऐसे ही है। तो आप एनोड पे लिख दोगे ग्रेफाइट, एनोड पे मिलता क्या है, एनोड पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव आइन, NaCl में नेगेटिव किसके हैं, क्लोरीन के, तो Cl2 एनोड पे मिलता है, Cl2 लिख दोगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, NaCl, कंसंट्रेशन आपका मोल्टेन ही है तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी तो मिला नहीं रहे हो तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, किस टेम्परेचर पे करा रहे हो वो बता दो। मीडियम लिख दोगे, मोल्टेन है, मोल्टेन NaCl को इस्तेमाल किया है। कैथोड पे क्या मिलता था, कैथोड पॉजिटिव प्लेट होती थी तो सोडियम जाता था, तो कैथोड पे आपको मिल जाता था Na, और कैथोड किसकी बनी हुई है बेटा, आयरन की बनी हुई है, तो वो लिख दोगे, सही है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर आपने एक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना हो तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट काम आपसे अक्सर MCQs आ जाता है, आपसे बोलता है कि भाई ये देखो
ये जो एनोड और कैथोड प्रोडक्ट है ना, अभी तो मैंने कहा जैसे हम मोल्टेन NaCl की करा रहे हैं तो कैथोड पे जाने वाला Na है तो Na ही मिलेगा आपको, एनोड पे जाने वाला Cl है तो Cl ही आपको मिलेगा। ये जो कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट है ना, 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक तो सीधा सीधा आपने कौन सा इस्तेमाल किए, दूसरा उसका मीडियम क्या है, एक्वस है तो फिर इसका मतलब वाटर की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, वो भी कैथोड एनोड पे जाने के लिए दौड़ लगाएगा। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोड आपने किसकी ली है। तो इन 3 चीज़ों पे कैथोड और एनोड का प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो अगर मोल्टेन, जैसे मैंने कहा मोल्टेन NaCl ले लो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, कैथोड पे सोडियम, एनोड पे क्लोरीन। लेकिन जब आप एक्वस लेते हो तो फिर वाटर भी कैथोड एनोड की तरफ जाने की तैयारी करता है। और इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोड भी कोई रिएक्टिव लोगे तो वो भी फिर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें बेटा मालूम करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उस सीरीज़ से क्या क्या चीज़ें हम पता लगाते हैं और एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम गैल्वानिक सेल पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।